तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, आने वाली 14 जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है, इसके लिए हम लोग 100 टेस्ट का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत पेपर 1 जो आपका जनरल जीएस है, इसके लिए हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। और इसी तरह जो आपका पेपर 2 है जनरल मतलब झारखंड स्पेशल जो है, उसके लिए भी हम लोग 50 टेस्ट कवर करेंगे। इसमें से जो आपका पेपर 1 है, इसका टेस्ट नंबर 1 4 पार्ट में, टेस्ट नंबर 2 ये भी 4 पार्ट में, टेस्ट नंबर 3 ये भी आपका 4 पार्ट में, और इसी तरह जो आपका टेस्ट नंबर 4 है, इसको भी हम लोग टोटल 4 पार्ट में कवर करेंगे। और जो टेस्ट नंबर 4 है, इसका ऑलरेडी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट अपलोड हो चुका है, और इसी में हम लोग आज चौथा पार्ट कवर करेंगे। तो टेस्ट नंबर 4 का ये जो है वो चौथा पार्ट होने वाला है, और इसमें हम लोग टेस्ट 4 का जो है वो डिस्कशन पूरा एंड कर देंगे। अगर हम लोग देखें तो आज क्लास में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिक को कवर करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण, इसको कवर करेंगे। उसके बाद ध्वनि वाला टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद कंकाल और आपका मांसपेशीय तंत्र, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद जो है वो हम लोग विविध में यानी कि मिसलेनियस में जो आपका खेल कूद वाला सेक्शन है, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग देख रहे थे पिछले क्लास में, आपका इस टॉपिक को कवर स्टार्ट किए थे कि स्थूल पदार्थों के गुण। तो सबसे पहले हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में देखे थे कि इसमें हम लोग जाने थे कि जो आपका मैटर है यानी कि जो द्रव है, वो आपका 3 अवस्था में देखने को मिलता है। पदार्थ, द्रव नहीं मतलब मैटर यानी कि पदार्थ, तो पदार्थ जो है वो आपका 3 अवस्था में देखने को मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में। और इन सभी का जो है वो अपना अपना विशेष कुछ गुण देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो प्रत्यास्था टॉपिक को स्टार्ट किए थे, और प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी क्या होता है वो हम लोग जाने थे। उसके बाद इसका परिभाषा के बाद हम लोग देखे थे कि वस्तुओं के प्रकार देखे थे प्रत्यास्था के आधार पर, जिसमें हम लोग पूर्ण प्रत्यास्था और आपका जो है वो पूर्ण सुघट्य या फिर पूर्ण प्लास्टिक, इसको हम लोग पढ़े थे। इसके बाद जो है वो हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चले गए थे, और उस टॉपिक का नाम था आपका प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस और विकृति यानी कि स्ट्रेन। हम लोग जाने थे कि प्रतिबल जो है वो स्ट्रेस ये क्या होता है, इसका परिभाषा देखे, इसका सूत्र देखे, इसका ईसाई मात्रक की बात किए थे। उसके बाद विकृति के बारे में इसका परिभाषा देखे, और हम लोग जानते हैं कि विकृति जो है वो एक अनुपात है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है वो आपका हुक का नियम के बारे में पढ़ रहे थे, और यानी कि हुक लॉ, और इसमें हम लोग देखे थे क्या, तो इसको हम लोग आज से पढ़ेंगे। ठीक ना, तो हुक का नियम आज हम लोग देखेंगे। तो बताया जाता है कि जो बोला जाता है, यदि विकृति की सीमा कम हो तो पदार्थ पर जो कार्यरत जो प्रतिबल है उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विकृति यानी कि जो चेंजिंग हो रहा है, तो चेंजिंग की जो सीमा है वो काफ़ी कम हो, यानी कि एक तरह से लघु विकृति हो रहा है। तो ऐसे में जो पदार्थ पर जो कार्यरत जो प्रतिबल है, वो उसमें विकृति के यानी कि चेंजिंग के क्या होती है, वो अनुक्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्यास्था गुणांक यानी कि मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, इसको ई से डिनोट किया जा रहा है। और यहाँ पे ई यानी कि प्रत्यास्था गुणांक, ये बोला जा रहा है कि ये बराबर होता है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस ऑब्लिक विकृति यानी कि स्ट्रेन के। ठीक ना, अनुक्रमानुपाती होता है। द्रवों के गुण की बात की जाए यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो बोला जा रहा है कि इसमें हम लोग अलग अलग तरह का गुण देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला नंबर का गुण हो जाता है आपका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। और बोला जा रहा है कि द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी कि फ्री सरफेस न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है, और एक तनी हुई झिल्ली की तरह वो व्यवहार करता है, तो इसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि ये एक लिक्विड का ऐसा नेचर होता है जिसके कारण क्या होता है कि वह जो है वो आपका फ्री सरफेस जो है वो एक तरह से क्रिएट करता है, और उसके कारण वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की वो प्रवृत्ति रखता है, और इसी को ही हम लोग जो है वो आपका पृष्ठ तनाव कहते हैं। और ये जो है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह वो व्यवहार करता है। सिंपल सा समझ लीजिए ना कि ये एक तरह से जल का बहुत ही यूनिक फीचर्स है, जिसके माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जो आपका ये जो है वो बहुत ही मिनिमम क्षेत्रफल जो है वो एरिया वो घेरता है, और इसी कारण वो क्या करता है, स्वतंत्र पृष्ठ यानी कि फ्री सरफेस का निर्माण करता है। और हम लोग देखते हैं ना कि कोई भी वस्तु जो है वो आपका उसके ऊपर तैर सकता है। ठीक है ना, इसकी एसआई मात्रा की बात की जाए तो आपका न्यूटन मीटर है। और निर्भरता की बात की जाए तो बोला जाता है कि ताप बढ़ने पर जो पृष्ठ तनाव है ये आपका घटता है, और क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये एकदम पूरा जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। वर्षा की बूंद गोल क्यों होती है, ये भी एक रीजन है। तो बोला गया है कि दिए गए आयतन के लिए गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि जो आपका
फ्री सरफेस है ये न्यूनतम होता है, और पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो द्रव न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा यानी कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और न्यूनतम क्षेत्रफल रखना चाहता है, इसलिए बूंदें जो आपका गोलाकार हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक न्यू पॉइंट की ओर चलते हैं जो कि आपका है सासंजक बल तथा आसंजक बल, यानी कि कोहेसिव एंड आपका एडेसिव फोर्सेस। यहाँ पे इसको डिटेल से समझाने के लिए हम नहीं बैठ सकते हैं, इसको आप पढ़ते हुए हम आगे निकलते जा रहे हैं। जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको थोड़ा सा आप वीडियो को रोक रोक कर देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग सासंजक बल की ओर चलते हैं, यानी कि कोहेसिव फोर्स। तो बोला जा रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, यानी कि एक ही पदार्थ के बीच में, एक पदार्थ लिए उसके बीच में लगने वाला जो अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको हम लोग बोलते हैं सासंजक बल। और आसंजक बल क्या है, तो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है उसको हम लोग एडेसिव फोर्स यानी कि आसंजक बल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आपका तेल और जल की बात की जाए तो बोला जाता है कि तेल और जल के बीच में आसंजक बल काम करता है, यानी कि दोनों अलग अलग तत्व है ना, एक तरह से तेल अलग है और आपका ये जल अलग है, तो दोनों के बीच में जो है वो अणु के बीच में जो है वो आकर्षण बल लग रहा है, देन ये आपका आसंजक बल कहलाएगा। ठीक है, जल के सासंजक बल से कम होता है लेकिन तेल के आसंजक बल से अधिक होता है। तो क्या है बोला जा रहा है, देखिए तेल और जल के बीच आसंजक बल लगता है, और जो क्या होता है यहाँ बताया जा रहा है कि जल का जो सासंजक बल है, यानी कि जल के जो आपके अंदर में जो अणु है इनके बीच में जो आपका आकर्षण बल लग रहा है उसका जो है वो आपका जल का जो सासंजक बल है वो आपका तेल के सासंजक बल से अधिक होता है। देन क्या होता है, जल की जो बूंदें हैं वो आपका सिकुड़ कर गोल हो जाती है और तेल की बूंदें जो है आपका जल की सतह पर फैल जाती है। कहने मतलब जब आप तेल और जल को मिलाइएगा तो देखिएगा कि जल के ऊपर जो है आपका तेल छपल जाता है और वो ऊपर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका जल का सासंजक बल है वो आपका कम होता है, ठीक है ना, और आपका जो तेल का जो सासंजक बल है वो क्या होता है, सॉरी जल का जो सासंजक बल है वो क्या होता है आपका, क्या होता है वो कम होता है। और अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए। तो बोला जा रहा है कि तेल और जल के बीच में आसंजक बल काम करता है, और वो जो आसंजक बल है वो जल के सासंजक बल से कम होता है लेकिन वो तेल के सासंजक बल से ज़्यादा होता है, ठीक ना। कौन ज़्यादा होता है, जो तेल और जल के बीच में आसंजक बल लग रहा है वो, इस कारण से जल की जो बूंदें हैं वो सिकुड़ कर गोल हो जाती है, और जबकि तेल की बूंदें जो है आपका जल की सतह पर ही फैल जाती है। एक और कॉन्सेप्ट है आपका केशिका तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलैरिटी। तो बोला जा रहा है कि कांच की बहुत कम त्रिज्या वाली नली को केसी नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। तो कांच की बहुत ही कम जिसका त्रिज्या होता है, बहुत ही कम त्रिज्या वाली एक नली लेते हैं, एक पाइप लेते हैं, और इसी को ही आपका केस नली कहते हैं यानी कि कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। और इसमें द्रव के ऊपर चढ़ने या फिर नीचे उतरने की जो घटना हो रही है इसी को हम लोग आपका केशिका तत्व कहते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि द्रव का पृष्ठ तनाव। इसका व्यवहार देखिए एग्जाम्पल में, तो बोला जा रहा है कि जो द्रव कांच को भिगोते हैं जैसे कि जल वे ऊपर चढ़ते हैं, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं जैसे कि पारा वो नीचे बैठते हैं। तो जल जो है वो कांच को क्या कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं कांच को वो भिगाते हैं, देन वो ऊपर चढ़ेंगे, और जो कांच को नहीं भिगा पाते हैं जैसे कि पारा वो नीचे उतरते हैं, ठीक ना। और केशिका तत्व का अगर हम लोग व्यवहारिक एग्जांपल देखें तो बोला जा रहा है कि पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल का पहुंचना, ये आपका केशिका तत्व का सिद्धांत है। लालटेन की बत्ती में तेल नीचे से ऊपर की ओर जाना, ये आपका केशिका तत्व का ही एग्जाम्पल है। मोमबत्ती के धागे में मोम का पिघल कर जो वो चढ़ना, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। फाउंटेन पेन की नींव जिसमें बारीक चीरा होता है, ये भी इसी के ऊपर ही कार्य करता है, ठीक ना। ये सभी आपका केशिका तत्व के बारे में बतलाया गया था बातें, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। एक और एग्जांपल है आपका कि ब्लॉटिंग पेपर यानी कि स्याही सोखता के द्वारा जो है वो स्याही का सोखना। तो ब्लॉटिंग पेपर जो है वो स्याही को सोखता है, ये इसका काम है, तो ये भी इसी के द्वारा होता है। एक और आपका कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, यानी कि श्यानता क्या है। तो बोला जा रहा है कि जब कोई द्रव जो है बहता है तो उसकी विभिन्न परतों के बीच एक आपेक्षिक गति होती है, और द्रव का वह गुण जो परतों के बीच की इस सापेक्ष गति का विरोध करता है उसी को हम लोग बोलते हैं श्यानता। सिंपल समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है। श्यान बल बोला जा रहा है कि परतों की गति को रोकने वाला एक तरह से वो आंतरिक घर्षण होता है, और गाढ़े द्रव यानी कि जैसे आपका शहद है, ग्लिसरीन है, इसकी श्यानता जो है वो अधिक होती है, देन वो जल्दी रुक जाते हैं। देखिए आप पानी को ज़मीन पे ऐसे फेंक दीजिएगा तो उसका श्यानता कम होता है, देन वो पानी पूरा जो है वो सरफेस पे ज़मीन पे बिखर जाएगा।
पूरा ठीक है। लेकिन अगर आप ज़मीन पे शहद को, ग्लिसरीन को, इन सभी को आप अगर पानी ये ज़मीन पे जो है वो नीचे फेंकते हैं तो उसका जो है श्यानता अधिक होता है, दिन वो जल्दी बहते नहीं, वो रुक जाते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि जिस भी वस्तु का श्यानता ज़्यादा होता है वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, और जिसका कम होता है वो पूरा फैल जाएगा। क्लियर। और श्यानता क्या होता है, तो यह जो है वो जब कोई द्रव बहता है तो उसकी जो है भिन्न भिन्न परतों के बीच में एक आपेक्षिक गति होती है, और द्रव का वह गुण जो परतों के बीच की इस सापेक्ष गति का विरोध करता है उसी को श्यानता कहते हैं। यानी कि उसको बहने से रोकता है, उसको फैलने से रोकता है, उसी को हम लोग श्यानता कहते हैं। क्लियर। ताप का प्रभाव देख लीजिए, तो बोला जाता है कि द्रव में अगर ताप बढ़ाइएगा तो आपका श्यानता घट जाएगा, गैस में अगर ताप बढ़ाइएगा तो श्यानता भी बढ़ जाएगा, और ठोस में श्यानता होते ही नहीं है। ठीक है ना। द्रव का दाब की बात की जाए यानी कि प्रेशर की, तो बोला जा रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो बल है इसी को हम लोग दाब कहते हैं। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं लंबवत, उसी को ही दाब कहते हैं। इसका मात्रक जो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देख लीजिए द्रव के भीतर दाब, तो बोला जा रहा है कि स्वतंत्र तल से H यानी गहराई पर स्थित बिंदु पर दाब, तो स्वतंत्र तल से H गहराई पर स्थित बिंदु पर जो दाब है, यही जो है आपका दाब की बात की जा रही, द्रव के भीतर दाब। इसका फॉर्मूला होता है P = H गुने में D गुने में G, जहाँ पे H गहराई है, D जो है वो आपका द्रव का घनत्व है, G जो है वो आपका छोटा जी जो है वो आपका गुरुत्वीय त्वरण है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इसके भी कर सकते हैं। प्लवन और आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत यानी कि फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो देख लीजिए। उत्प्लावन बल की बात की जाए यानी कि आपका B1 फोर्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑफ थ्रस्ट, तो बोला जा रहा है कि जब किसी ठोस को द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में एक आभासी क्या होती है, कमी आती है, और यह जो कमी है वो आपका द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल के कारण होते हैं, और इसी को ही जिसे उत्प्रेक्षण या फिर उत्प्लावन बल कहते हैं। सिंपल सी बात ये याद रखिएगा कि जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में यानी कि लिक्विड में डुबाया जाता है तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है। उसके भार में क्या होती है, एक तरह से कमी आता है, आभासी कमी होता है, ये इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। और यह जो कमी है वो द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल के कारण होता है। और ये जो कमी क्यों होता है, तो जो वस्तु है जो है द्रव के द्वारा, देखो द्रव जो है नीचे जो लिक्विड है पानी है, तो पानी के द्वारा वस्तु के ऊपर लगाया जाने वाला एक फोर्स है, यानी कि उसको नीचे से ऊपर की ओर ढकेल रहा है, तो इसी कारण ही आपका उत्प्लावन बल जो है वो काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, जब बोला जा रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव पे पूर्ण या फिर आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उसके भार में कोई आभासी कमी आती है, और वस्तु द्वारा हटाए जाने पे द्रव के भार जो है वो बराबर होती है। देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए ना कि ये पानी है, ठीक है ना, ये एक ऐसा कोई मग है, मान लीजिए ये पानी का बाल्टी है, इसमें पानी पूरा जमा है, ठीक है ना। आप इसमें क्या कर दिए कि बीच में कोई लोहा मतलब कोई सामान डुबा दिए इतना, ठीक है। तो ऐसे क्या कीजिएगा, ये सामान जहाँ जहाँ जाएगा तो ये सामान नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, तो देन यहाँ का पानी इधर और इधर से फैल जाएगा। फिर जैसे ही इसको आप हटाइएगा तो ये अपना पूरा स्थल को जो है वो लेवल को वापस ले लेगा। ठीक है, क्लियर। प्लावन का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, तो बोला जा रहा है कि किसी द्रव में वस्तु का डूबना या फिर तैरना दो बलों पर निर्भर करता है। पहला है कि वस्तु का भार यानी कि नीचे की ओर, और दूसरा है द्रव का उत्प्रेक्षण यानी कि ऊपर की ओर। तो नीचे की ओर जो है वो आपका W और ऊपर की ओर आपका F है। स्थिति क्या है, तो बोला जा रहा है यदि W जो है वो ज़्यादा हो जाएगा F से तो परिणामी बल नीचे की ओर होगा, और इससे आपका राइट एरो वस्तु जो है वो आपका डूब जाएगी। अगर W बराबर F हो जाएगा तो यहाँ पे जो है वो वस्तु द्रव में जहाँ है वहीं पे तैरती रहेगी, पूर्णतः ये डूबी हुई है लगभग। यदि F कम हो और यदि F ज़्यादा और W कम हो जाएगा तो वस्तु ऊपर उठेगी और तैरने लगेगी आंशिक रूप से बाहर, ठीक ना। ये थोड़ा सा डूब के तैरेगा और ये थोड़ा सा ऊपर उठ के तैरेगा, और इसी पे ही आपका जो है वो जहाज़ वगैरह भी काम करता है। तैरने का नियम यानी कि घनत्व के आधार पर देखा जाए तो किसी ठोस का किनारा भाग द्रव में डूबेगा या फिर उनके अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है। तो किसी ठोस का कितना भाग जो है वो लिक्विड में द्रव में डूबेगा कि कितना भाग नहीं डूबेगा, ये डिपेंड करता है उसके अपेक्षित घनत्व पर ही निर्भर करता है। अधिक घनत्व वाले जो है वो द्रव
द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा। अगर ज़्यादा घनत्व रहेगा तो अधिक घनत्व वाले द्रव में, अगर किसी भी द्रव का ज़्यादा घनत्व है तो वहाँ पे जो ठोस है उसका कम ही भाग डूबेगा, और कम घनत्व वाले अगर द्रव है तो वहाँ पे ठोस का अधिक भाग डूबेगा। यही आपका तैरने का नियम, ये आपका घनत्व के आधार पर होता है। सिंपल सी बात है कि ठोस का कितना भाग द्रव में डूबेगा, कितना भाग ऊपर उड़ रहेगा, ये सभी अपेक्षित घनत्व के ऊपर ही निर्भर करता है। और घनत्व ज़्यादा रहेगा ठोस ये द्रव का तो ठोस भाग डूब जाएगा, कम डूबेगा, और कम घनत्व रहेगा द्रव का तो ठोस भाग जो है वो अधिक डूबेगा। बस यहीं तक की जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रख लेनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे आपका ध्वनि के बारे में। ध्वनि टॉपिक में क्या क्या बोला गया है, तो सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देख लेते हैं। परिचय में बोला गया है कि इसका परिभाषा है कि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप होता है जो कानों में सुनने की संवेदना यानी कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग उत्पन्न करती है। इसकी उत्पत्ति क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग देख लिए कि ध्वनि जो है वो ऊर्जा का रूप होता है जो कानों में सुनने की संवेदना यानी कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग को उत्पन्न करती है। इसकी उत्पत्ति जो है वो क्या है, तो ध्वनि हमेशा जो आपका कंपायमान वस्तुओं पे यानी कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होती है। इसकी प्रकृति की बात की जाए तो बोला जाता है कि ध्वनि जो है वो तरंगों यानी कि वेव्स के रूप में गमन करती है। इन्हें यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव भी कहा जाता है, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या फिर गैस की आवश्यकता होती है। नोट निर्वात यानी कि जो है वो वैक्यूम में जो ध्वनि वो गमन नहीं करती, इसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। फिर देख लीजिए ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड। तो बोला जा रहा है कि ध्वनि की चाल जो है वो आपका माध्यम की प्रकृति जैसे कि घनत्व और आपका प्रत्यास्थता पर भी निर्भर करती है। माध्यम का प्रभाव क्या है, तो ठोस में यानी कि सॉलिड में सर्वाधिक ये इसकी जो गति हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, तीव्र गति होता है। स्टील में ध्वनि की चाल वायु की अपेक्षा लगभग 15 गुना अधिक होती है। द्रव में ये लगभग मध्यम गति से है, गैस में सबसे धीमी गति से है। तो ऐसे देखिएगा तो ठोस में ज़्यादा, द्रव में कम और गैस में सबसे कम। ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो पहला टेम्परेचर है। बोला जाता है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में ध्वनि की चाल अधिक होती है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो बोला जाता है कि वायु की आर्द्रता यानी कि नमी बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। कारण क्या है कि शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है, जिससे ध्वनि तेज हो जाती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस रहे तो वैसे में ध्वनि की चाल क्या होगा, तो अगर वायु में देखेंगे अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका स्पीड होगा 331 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर वायु में देखेंगे 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहे तो उसका स्पीड 344 हो जाएगा। हाइड्रोजन में इसका स्पीड 1284 मीटर पर सेकेंड, और समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड। लोहा में तो बहुत स्पीड आपका 5950 मीटर पर सेकेंड। स्टील में तो और स्पीड 5960 मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम तो और स्पीड 6420 मीटर पर सेकेंड। बाप रे बाप। ध्वनि का आवृत्ति परिसर यानी कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड क्या क्या है वो देख लीजिए। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक श्रव्य तरंगे यानी कि ऑडियोबल वेव्स, इसका परिसर आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। इसका विशेषता ये है कि ये आपका मनुष्य के सुनने की क्षमता है। 20 हर्ट्ज से कम कान का पर्दा जो है वो संवेदित नहीं करता है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक कान का पर्दा इतना तेजी से दोलन करता है कि तरंगों को ग्रहण कर सके, ये ना। तो इतना स्पीड जो है वो कान का जो पर्दा इतना तेजी से दोलन नहीं कर पाता है कि वो तरंगों को ग्रहण कर सके, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि कान का पर्दा भी फट जाता है। अश्रव्य तरंगे यानी कि आपका इंफ्रासोनिक वेव, तो इसका परिसर जो है वो आपका 20 हर्ट्ज से कम होता है। इसका स्रोत जो है आपका व्हेल, गैंडा, हाथी और भूकंप की तरंगे ये सभी है। विशेषता बोला जाता है कि भूकंप के दौरान मुख्य प्रघाटी तरंगों जैसे कि मेन शॉक वेव से पहले अश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती है, जिससे कुछ जंतु ही पहले सतर्क हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि भूकंप वगैरह या कोई आपदा आता है तो पहले जानवर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं जिनका हर्ट्ज कितना है 20, जिनका परिसर कितना है 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है ना। ये लोग व्हेल, मछली, गैंडा, हाथी, भूकंप, ये तरंगे ये सभी इसका स्रोत है। भूकंप की तरंगों से आपका आश्रव तरंगे उत्पन्न होती है, हाथी से, गैंडा से, व्हेल मछलियों से, ये सभी से।
प्रासरव तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, तो ये आपका इसका परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसका स्रोत डॉल्फिन या फिर चमगादड़ यही इसको सुन सकते हैं। विशेषता बोला जा रहा है कि ये उच्च ऊर्जा वाली तरंगे होती हैं जो अवरोधों की उपस्थिति में निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। आगे देख लीजिए, प्राध्वनिक यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव के अनुप्रयोग, इसका यूज चिकित्सा क्षेत्र में होता है और वो भी आपका इकोकार्डियोग्राफी में इसका यूज होता है। बोला जाता है कि प्राध्वनीय तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित करा के हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। हृदय का प्रतिबिंब, गुर्दे की पथरी, बोला जाता है कि प्राध्वनि का उपयोग जो है आपका गुर्दे यानी कि किडनी की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जो बाद में क्या होता है, मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका यूज होता है। बोला जाता है कि शरीर की आंतरिक भागों की जाँच, तो शरीर की आंतरिक भागों की जांच के लिए इसका यूज होता है। उद्योग और नेविगेशन में भी इसका यूज होता है, जैसे कि आपका सोनार का फुल फॉर्म क्या है, SONAR का साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका उपयोग जो है वो आपका जल में स्थित पिंडों जैसे कि पनडुब्बी, हिमशैल की, ये सभी जो है आपका दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए किया जाता है। उद्योगों में मशीनों के उन भागों की सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है जहाँ तक पहुँचना जो है वो आपका कठिन है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए, जैसे कि आपका ध्वनि की मात्रक यानी कि यूनिट, तो ध्वनि के स्तर यानी कि तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। असुरक्षित स्थल की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 15 डेसिबल तक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए और कर्णप्रिय और सुरक्षित मानी जाती है, सुनने में ठीक लगेगा। प्रतिध्वनि यानी कि इको क्या है, तो वो देख लीजिए इसका परिभाषा। तो बोला जा रहा है कि किसी परावर्तक सतह जैसे कि पहाड़, दीवार, इससे टकराकर ध्वनि का जो पुनः वापस सुनाई देना जो है वही आपका प्रतिध्वनि कहलाता है। श्रवण निर्बंध यानी कि आपका परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ये क्या है, तो बोला जा रहा है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। शर्त क्या है, कंडीशन, तो बोला जा रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि को परिवर्तित ध्वनि के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए और इसके लिए परावर्तक समूह की न्यूनतम दूरी जो है वो आपका लगभग 17.2 मीटर होना चाहिए। तो 17.2 मीटर की दूरी पे आप खड़े रहिएगा और आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आप प्रतिध्वनि सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मूल ध्वनि और जो परावर्तित ध्वनि है इन दोनों के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का जो है वो समय का गैप होना चाहिए और आपको इसके लिए कम से कम 17.2 मीटर की दूरी पे स्थित होना चाहिए। कहाँ से, परावर्तक सतह से कम से कम। ठीक है, तो ये भी टॉपिक जो है आपका ध्वनि वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा मानव कंकाल और मांसपेशीय तंत्र यानी कि ह्यूमन स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो बताया जाता है कि कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकों को एक निश्चित आकृति, सहारा या फिर सपोर्ट और दृढ़ता और गति प्रदान करते हैं। कंकाल तंत्र का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया वो देख लीजिए। मानव कंकाल तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। एक आपका बाह्य कंकाल यानी कि एक्सोस्केलेटन, बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत शरीर के बाहरी संरचनाएं आती है जैसे कि आपका बाल, रोम, नाखून। विशेषता, नाखून अल्फा केराटिन से बने होते हैं और ये मृत कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और इसमें रक्त संचरण नहीं होता, इसलिए इसे काटने पे भी कोई दर्द हम लोग को नहीं होता है। एक होता है आपका अंतःकंकाल यानी कि इंडोस्केलेटन, बोला जाता है ये शरीर के भीतर का अस्थि पंजर यानी कि स्केलेटन फ्रेम है और वयस्क मानव में टोटल 206 हड्डियां होती है और अंत जो है वो अंतःकंकाल को भी जो है आपका दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है ना, एक क्या क्या है वो देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि भाग का नाम है, एक का नाम है अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन और एक है आपका उपांगीय कंकाल यानी कि आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। आपका एक्सियल स्केलेटन की जो संख्या है वो आपका 80 गो है और आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन की संख्या 126 है। इसका विवरण की बात की जाए तो एक्सिस जो स्केलेटन है वो आपका खोपड़ी, कशेरुक, दंड, पसलियाँ और आपका उरोस्थी में ये मौजूद है और जो आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन है वो आपका हाथ, पैर, मेखलाएँ इन सभी में यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रमुख अस्थि संरचना यानी कि मेजर बोन स्ट्रक्चर की बात की जाए, जैसे कि सबसे पहले हम लोग खोपड़ी की बात की करते हैं तो बोला जाता है खोपड़ी में टोटल जो है वो आपका 29 गो अस्थि होती है और ये हाईओइड सहित होता है। कपाल की बात की जाए यानी कि क्रेनियम, इसमें टोटल 8 गो हड्डी होती है। मस्तिष्क का ये खोल होता है, ब्रेन केस बनती है। चेहरा में, फेस में 14 हड्डी होता है। कर्ण अस्थियाँ, कान में आपका 6 हड्डी होता है, 3+3 दोनों कानों में। हाईओइड ये जो है वो आपका एक अस्थि होता है जो कि आपका मैंडिबल और कंठ के बीच में, जीभ के नीचे में स्थित होता है। दूसरा आपका हो जाएगा कशेरुक दंड जो कि आपका वर्टिब्रल
वर्टिब्रल कॉलम होता है और इसे रीढ़ की हड्डी, इसे जो है वो रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। इसकी संख्या जो है वो वयस्क में 26 गो होता है और शिशुओं में 33 गो होता है। इनकी छोटी हड्डियों को कशेरुकी यानी कि आपका वर्टेब्रेई कहा जाता है। एटलस या गर्दन का पहला कशेरुक है, ये आपका कशेरुक है जो गर्दन को सीधे रखता है। पसलियाँ यानी रिब्स की बात की जाए और आपका वक्ष की, तो कुल पसलियाँ 12 होती है, यानी कि 12 जोड़ी होता है, यानी कि 24 गो। पिंजड़ा यानी कि रिब केज की बात की जाए तो रिब केज तो बोला जाता है कि पसलियाँ अपने उरोस्थी यानी कि स्टर्नम से और पीछे वक्षे कशेरुकी आपका कशेरुकाओं यानी कि आपका थोरैसिक आपका वर्टेब्रेई से जुड़कर एक बेलनाकार पिंजरा बनाती है, ऐसे इधर और इधर, ठीक है ना। ऐसा ये कार्य क्या है, तो ये आपका फेफड़े, हृदय और अन्य अंगों की सुरक्षा करता है। महत्वपूर्ण तथ्य ये देखिए, तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत की बात की जाए तो सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज है जो कि कान में होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि आपका जांघ में होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की मांसपेशी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर्स, आपका मैस्टर। सबसे दृढ़ भाग की बात किया तो आपका दंत वल्क यानी कि इनामेल होता है, ये सबसे कठोर होता है। ये दांत के शिखर यानी क्राउन पर होता है। यह मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट और आपका कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। संधिया और संयोजी ऊतक की बात की जाए, जॉइंट्स एंड आपका कनेक्टिव टिश्यू, तो बोला जा रहा है कि शरीर की संरचनाओं को जोड़ने वाले प्रमुख ऊतक की बात की जाए तो पहले लिगामेंट होता है, यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है यानी कि बोन को बोन से जोड़ता है। और दूसरा होता है आपका कंडरा जिसको हम बोलते हैं टेंडन, या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है यानी कि मस्कल को बोन से जोड़ता है। इसके अलावा चिकित्सीय प्रक्रियाएँ, ये आपका प्रक्रियाएँ की बात की जाए तो बोला जाता है एक आपका ऑर्थोप्लास्टी होता है, यह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट से संबंधित है और इसका उपयोग जो है आपका अर्थराइटिस या फिर अन्य कारणों से निष्क्रिय जोड़ों को बदलने या फिर उसको पुनः संयोजित करने के लिए किया जाता है। दंत तंत्र की बात की जाए, डेंटल सिस्टम की बात की जाए तो बोला जाता है कि आपका द्विदंती यानी कि आपका डाइफोडोंट, तो ये बोला जाता है कि मानव सहित अधिकांश स्तनधारियों में दांत जो आपका जीवन में 2 बार आते हैं। कुल 20 दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं जिसको दूध के दांत भी कहते हैं। एक दंतीय यानी कि आपका जो है वो आपका मोनोफायोडोंट, ये 12 स्थायी चवर्णकक दांत जीवन में केवल 1 बार आते हैं। दांतों के प्रकार देखा जाए तो आपका कृतक यानी कि इंसीजर होता है, रंधक यानी कि आपका कैनिसिस होता है, अग्र चवर्णक यानी कि आपका प्रीमोरल्स होता है और चवर्णक यानी कि मोरल्स होता है। मानव दंत सूत्र की बात की जाए इसका फॉर्मूला होता है आपका ऐसे करके 2 1 2 1 फिर 2 1 2 3 गुने में 2 यानी कि टोटल 32 दांत होता है। ये हम लोग को नहीं जानना कैसे कैसे होता है, केवल यहाँ 32 होता है। शरीर का रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो बोला जाता है कि मानव शरीर लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं से बना है। 200 प्रकार के अलग अलग खरबों कोशिकाओं से बना है। जल की मात्रा तो शरीर के भार का लगभग 60 से 70% जल होता है। यह कोशिका द्रव, रक्त, प्लाज्मा, मूत्र, पसीना आदि के रूप में उपस्थित होता है। प्रमुख तत्व की बात की जाए प्रतिशत के अनुसार और भार के अनुसार तो बोला जाता है कि ये इसमें कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होता है, कार्बन की मात्रा 18% होता है, हाइड्रोजन की मात्रा 9.5% होता है, नाइट्रोजन की मात्रा 3.2%, कैल्शियम की मात्रा 1.5% और फॉस्फोरस की जो है मात्रा वो 1% होता है। वहीं आवश्यक खनिजों की बात की जाए तो बोला जाता है कि कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। और अस्थि लवण की बात की जाए तो बोला जाता है कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो आपका पाया जाता है। तो ये आपका जो टॉपिक था ये भी टॉपिक आपका बायोलॉजी वाला 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर हम लोग देखें अभी तक क्या क्या देखे हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये वाला जो सेक्शन है इसके अंतर्गत हम लोग जो है वो क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले स्थूल पदार्थों के गुण, इस टॉपिक कवर किए। ध्वनि पढ़े, कंकाल तंत्र पढ़े, मांसपेशीय तंत्र, इसको हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग का एक सेक्शन बच रहा है विविध वाला जो कि आपका है खेलकूद, और इसको हम लोग अब पढ़ते हैं और ये हम लोग का अंतिम जो है वो आपका पार्ट होगा। और ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको भी देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग खेलकूद वाले सेक्शन की ओर चलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, ये रहा आपका। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो आपका खेलकूद में ओलंपिक खेल को जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओलंपिक खेल में हम लोग जानेंगे अलग अलग इसको पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले ओलंपिक ध्वज यानी कि ओलंपिक फ्लैग के बारे में देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि ओलंपिक ध्वज का जो निर्माण है वो आपका बैरोन पियरे डी कार्बोटीन के निर्देशन में किया जाता है और इसका जो सर्वप्रथम इसे जो है वो आपका सर्वप्रथम वर्ष 1920 ईस्वी में
एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था, ठीक ना। तो ओलंपिक का जो झंडा है इसका निर्माण कैसे होता है, तो बैरोन पियरे डी कार्बो आपका कोबेट्रिन के निर्देशन में इसका जो है निर्माण किया जाता है। रेशमी कपड़ों से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है और जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये जो वृत्त है वो महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोप महाद्वीप के लिए नीला है, एशिया महाद्वीप के लिए पीला है, अफ्रीका महाद्वीप के लिए काला है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए हरा है, अमेरिका महाद्वीप के लिए लाल है और अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इन दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। ओलंपिक का उद्देश्य क्या है, यानी कि ओलंपिक का मोटो क्या है वो देख लीजिए। तो बताया जा रहा है कि वर्ष 1897 ईस्वी में फादर डिडोन के द्वारा रचित 3 लैटिन शब्दों जैसे कि आपका सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसको मिलाकर जो है ओलंपिक का उद्देश्य घोषित किया गया था। वर्ष 2021 ईस्वी में ओलंपिक मोटो में एक और शब्द जोड़ दिया गया जिसको बोलते हैं हम लोग एक साथ, यानी कि टुगेदर। और इस प्रकार ओलंपिक का नया मोटो क्या हो गया है, आपका सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और आपका कम्युनिस, जिसका अर्थ क्या है, क्रमशः तेज, ऊंचा, बलवान और एक साथ, ठीक है। इस उद्देश्य की औपचारिक शुरुआत जो है आपका 1924 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक से की गई थी। ओलंपिक मशाल ये क्या है, ओलंपिक फ्लेम वो देख लीजिए। इसे जलाने की जो शुरुआत है वो 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से की गई थी, जिसका वर्तमान स्वरूप जो है वो आपका 1926 में आयोजित बर्लिन ओलंपिक से अपनाया गया है, ठीक ना। वर्तमान स्वरूप स्टार्ट किया गया था एम्स्टर्डम में 1928 में, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से इसको जलाया जा रहा है जो मशाल को और जिसका यूज किया जा रहा है वो 1936 से यूज हो रहा है लगातार। इस मशाल को ओलंपिक आयोजन होने के कुछ दिन पहले ही यूनान के ओलंपिया शहर में स्थित हेरा मंदिर के पास सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित किया जाता है तथा विभिन्न खिलाड़ियों के माध्यम से आयोजन स्थल तक इसको लाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो सर्वप्रथम कब किया गया था, तो आपका वर्ष 1896 में किया गया था एथेंस के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वर्ष 1894 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका पियरे डी कुर्बेटिन जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना जो है वो आपका 1894 में किया गया था, किसके द्वारा, पियरे डी कुर्बेटिन के द्वारा किया गया था, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है आपका डी मृदियास विकेलास। तो डी मृदियास विकेलास जो कि 1894 से 96 तक इसके अध्यक्ष रहे थे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सर दोराबजी टाटा साहब थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी, तो नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपका थॉमस बाक साहब। ओलंपिक मशाल यानी कि ओलंपिक फ्लेम को जलाने का जो प्रारंभ किस ओलंपिक से किया गया था, तो आपका वर्ष ये 1928 में किया गया था एम्स्टर्डम के ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों में शुभंकर यानी कि मॉस्कोट की परंपरा का प्रारंभ कब किया गया, तो ये आपका 1968 में किया गया था मैक्सिको सिटी से। किसी एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो वो बोला जाता है यूएसए के तैराक जिनका नाम है माइकल फिलिप्स, जो कि गोल्डन शार्क में इनको ज़्यादा स्वर्ण मिला था। किस देश ने ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था, तो वो आपका रूस है। कब, 1988 में सियोल में जो हुआ था। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या है, वो है नॉर्मन आपका प्रिजार्ड, जो कि आंग्ल भारतीय थे और इनको 1900 में पार्टिसिपेट करने का जो है वो पार्टिसिपेट करने का इनको मौका मिला था। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो आपका मैरी लीला राव रही है। किस देश ने सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1904 में, 1932 में, 1984 में और 1996 में। नोट, पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900 में, 1924 में और 2024 में इसकी मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। और इससे पहले जो लंदन जो है वो आपका 1998, 1908 में, 1948 में और 2012 में खेलों की मेजबानी किया था। तो पेरिस में भी आपका 3 बार हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 3 बार हुआ है। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन रही है, तो वह है आपका
लरीना लावियनीना जो कि जिम्नास्टिक है, और इनको टोटल 9 गो स्वर्ण सहित टोटल 18 गो पदक मिला था। नोट, भारत में ओलंपिक में अपना प्रथम दल वर्ष 1920 ईस्वी में एंटवर्प ये जो है वो बेल्जियम भेजा था, और इसमें टोटल 6 गो खिलाड़ी शामिल थे। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय यानी कि ग्रीन रिंग किसे प्रदर्शित करता है, तो ये आपका ओशिनिया इसको ये प्रदर्शित करता है। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं, ये आपके मिल्खा सिंह रहे हैं, जो कि 1960 से ये 60 में पहुंचे थे, और वो भी आपका 400 मीटर की दौड़ में। नोट, लंदन ओलंपिक जो कि 2012 में शुरू किया गया था, ये पहली बार सऊदी अरब, कतर और आपका ब्रुनेई ने इस महिला ने एथलीट भेजे थे। तो लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ था, और इसमें पहली बार सऊदी अरब, कतर और ब्रुनेई इसने पहली बार जो आपका महिला एथलीट को भेजे थे। पहले ये हमेशा पुरुष को ही भेजता था, लेकिन ये पहली बार महिला को भेजा 2012 में। अब थोड़ा सा हम लोग ये ओलंपिक का इतिहास जान लिए हैं, अब हम लोग थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हुआ है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो आपका 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया था। ये किस शहर में हुआ था, तो ये फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। इसका थीम क्या था, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका थीम था। आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स वाइड ओपन। शुभशंकर क्या है इसका, तो द फिरेगियस इसका शुभंकर है। भारत का हैशटैग क्या था, तो हैशटैग चीर फॉर भारत। ओलंपिक इतिहास में उद्घाटन समारोह में पहली बार किस नदी में आयोजित किया गया था, तो आपका सीन नदी में। ओलंपिक इतिहास में भारत ने अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं, तो टोटल 41 गो, जिसमें से 10 गो स्वर्ण, 10 गो रजत और 21 गो कांस्य जीते हैं। पेरिस ओलंपिक में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था, तो वो आपका है ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस को। नोट, पेरिस ओलंपिक में 4 खेल ब्रेकिंग, उसके बाद है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग, फिर आपका है स्केट बोर्डिंग और सर्किंग, इसको भी शामिल किया गया था, जिसमें ब्रेकिंग यानी कि ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की थी। पेरिस ओलंपिक 2024 इसके लिए मशाल वाहक किसे चुना गया था, तो आपका अभिनव बिंद्रा को। बाप रे बाप। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया था, तो आपका गगन नारंग को। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो आपका मनु भाकर है। दोनों के दोनों वो कांस्य पदक जीता था। बाप रे बाप। नोट, भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर चौथी भारतीय है, और इससे पहले सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला है ज्योति याराजी। ओलंपिक इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा अब तक कुल कितने पदक जीते गए हैं, तो 13 गो पदक, जिसमें से 8 गो स्वर्ण, 1 गो रजत है और 4 गो कांस्य है। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन है, तो PR श्रीजेश। मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत की ओर से सबसे युवा रेफरी कौन बन गए हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल काबिनल साई अशोक। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम का भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी, तो 22 किलोग्राम। तो बोला जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक में जो विनेश फोगाट है वो कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये फाइनल पहुंची थी, तो आपका 50 किलोग्राम भार। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक कौन था, तो ये था आपका अडानी समूह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत की ओर से किसे सदस्य चुना था, तो आपका नीता अंबानी को, जो कि रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक थी। इसी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारत की ओर से सदस्य चुना गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सबसे पहला पदक किसने जीता था, तो मनु भाकर जीता था, जो कि कांस्य पदक था। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन कौन है, तो आपका है झेंग हावो, जो कि चाइना के हैं, और ये मात्र 11 साल 11 महीना का है। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सर्वाधिक उम्रदराज स्पेनिश ओलंपियन जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो ये है।
जो कि घुड़सवारी से संबंधित थी और इनका जो है एज है वो 65 साल था। इतना लंबा लंबा बाप रे नाम। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की थी? तो आपका है प्यूमा इंडिया। नोट, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम वर्ष 1900 ईस्वी के द्वितीय ओलंपिक पेरिस में हुआ था। महिलाओं का पार्टिसिपेशन। ओलंपिक में भारत के सबसे युवा पदक विजेता कौन है? तो आपके हैं अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजावाहक खिलाड़ी कौन थी? तो आपका पीवी सिंधु और शरत कमल थे। पेरिस ओलंपिक समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजावाहक खिलाड़ी कौन थे? तो आपका मनु भाकर और PR श्रीजेश। ये है आपका समापन समारोह में। पेरिस ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो आपका अरशद नदीम में जीता था, जो कि पाकिस्तान के है। और भारत के नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था भाला फेंक में। कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो आपका हरमनप्रीत सिंह था। पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम 5 स्थान कौन कौन देश है? तो पहला स्थान आया USA का, जो कि 40 गो स्वर्ण, 44 गो रजत और 42 गो कांस्य, टोटल 146। चीन का है 40, 27, 24, टोटल 91। जापान का टोटल 45, ऑस्ट्रेलिया का 53, फ्रांस का 64 और भारत का स्थान 71वां में। बाप रे बाप। अब भारत जिसमें से गोल्ड मेडल जो है वो एक भी नहीं जीता। आपका रजत मेडल 1 गो है और कांस्य पदक 6 गो है, टोटल 7 गो जीता, मात्र 7 गो। बाप रे बाप। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची कौन कौन है? तो नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा का है और ये आपका पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीता था। मनु भाकर, ये भी हरियाणा की है और ये महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल खेल में कांस्य पदक जीती थी। मनु भाकर और आपका सरबजीत सिंह, ये भी हरियाणा के है और ये आपका मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में भी ये कांस्य पदक जीते थे इन लोग। स्वप्निल कुसाले, ये भी महाराष्ट्र की है और ये पुरुषों की 10 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग, इसमें ये कांस्य पदक जीती थी। पुरुष हॉकी टीम इंडिया, इसमें हॉकी वाले खेल में कांस्य पदक जीता था पुरुष हॉकी टीम। अमन सहरावत, ये भी हरियाणा की है और ये आपका कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल, जो कि 57 kg वाला था, इसमें ये कांस्य पदक जीता था। नोट, भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिनमें से 70 गो पुरुष और 47 गो महिलाएं शामिल थी। अब भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया था। तो ये 16 गो गेम खेला था और 69 गो स्पर्धाओं में। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में कुछ और भी बातें देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इटली के रोम में किया गया था 1960 में। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो ये आपके मुरलीकांत पेटकर है, जो कि वर्ष 1972 में जीते थे। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो आपका अवनी लेखरा बनी। भाला फेंक स्पर्धा में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने पुरुष में? तो आपका है सुमित अंतिल। लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये आपका मरियप्पन थंगावेलु बने, जो कि हाई जंप T42 वर्ग में जीते थे। महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो प्रीति पाल, जो कि आपका पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट में पहला पदक जीते थे। भारत की सबसे कम उम्र की पैरा ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो शीतल देवी है, 17 साल की। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो हरविंदर सिंह है। पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट कौन है? तो दीप्ति जीवन निजी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने सर्वाधिक पदक कितनी स्पर्धा में जीते थे? तो आपका एथलेटिक्स में जीते थे 17 गो। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजारोहक खिलाड़ी कौन है? तो सुमित अंतिल और आपका भाग्यश्री जाधव। पेरिस पैरा ओलंपिक समापन समारोह के दौरान जो है वो आपका भारतीय ध्वजावाहक खिलाड़ी कौन थे? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2024 के अंतर्गत
कितनी खेल स्पर्धाएं पदक इवेंट आयोजित की गई थी? तो आपका 559 गो। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रथम 5 स्थान लाने वाले कौन कौन देश है? तो चाइना पहला, ये टोटल 220 को पदक जीता। ग्रेट ब्रिटेन ये 120 को पदक जीता। यूएसए 105 को पदक जीता। नीदरलैंड 56 को पदक जीता। ब्राज़ील 89 को पदक जीता। और भारत जब आपका 18वां नंबर में था, जो कि 29 को पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो ये आपका वर्ष 1930 ईस्वी में किया गया था, हैमिल्टन और कनाडा के बीच में, हैमिल्टन और कनाडा में। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो ये आपका 1924 ईस्वी में लंदन में। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बर्मिंघम में किया गया, जो कि इंग्लैंड में है। नोट: 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजावाहक पीवी सिंधु बैडमिंटन से और समापन समारोह में ध्वजावाहक अचंता शरत कमल था, जो कि टेबल टेनिस में थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या था? तो सभी के लिए खेल। अच्छा, बार बार ये राष्ट्रमंडल बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो भी देश ब्रिटेन का गुलाम रहा है उन सभी को जो है आपका कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने। वर्ष 2022 में डेविस डिक्सन पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो ये आपका लियान वेई फेंग को दिया गया था, जो कि आपका टेबल टेनिस सिंगापुर में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाला भारत का सबसे कम उम्र का एथलीट कौन बन गया? तो वह है आपका अनाहत सिंह। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक किस खेल में मिले थे? तो आपका कुश्ती में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? तो आपका पेरी द बुल है। किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 72 को देश। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा रजत पदक सिल्वर मेडल किस देश ने जीते थे? तो इंग्लैंड ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला क्रिकेट में भारत को कौन सा पदक मिला? तो आपका सिल्वर। नोट: 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमंडल खेल संघ के सदस्य के रूप में पुनः चयनित होने के बाद गाम्बिया ने राष्ट्रमंडल खेलों से वापसी की है। पहले हट गया था, फिर वापस आया, एंट्री किया। 22वें राष्ट्रमंडल में शीर्ष 10 देशों की पदक तालिका: ऑस्ट्रेलिया 67 गो स्वर्ण, 57 गो रजत और कांस्य 54 गो, टोटल 178। इंग्लैंड टोटल 176, कनाडा 92। भारत आपका 22 गो स्वर्ण, 16 गो रजत, 23 गो कांस्य, टोटल 61 गो। न्यूजीलैंड 5वां नंबर में था, 49 गो। ठीक है। 6वां में स्कॉटलैंड, 7वां में नाइजीरिया, 8वां में वेल्स, 9वां में दक्षिण अफ्रीका, 10वां में मलेशिया था। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की बात करें तो खेल क्रिकेट में एक भी स्वर्ण नहीं, रजत 1 गो, कांस्य 1 भी नहीं। हॉकी में स्वर्ण 1 भी नहीं, रजत 1 गो, कांस्य 1 गो, कुल 2 ठो। कुश्ती में बात की जाए तो आपका 6 गो स्वर्ण मिला था और 1 गो रजत, 5 गो कांस्य, टोटल 12 गो। भारोत्तोलन में टोटल 10 गो मिला था, जिसमें कांस्य, रजत और आपका स्वर्ण सभी मिला था। मुक्केबाजी में 7 गो मिला था, टेबल टेनिस में 5 गो मिला था, बैडमिंटन में 6 गो, एथलेटिक्स में आपका 8 गो और आपका स्क्वैश में आपका 2 गो, पैरा आपका पावर लिफ्टिंग में 1 गो, लॉन बॉस में 2 ठो, जूडो में 3 ठो और योग में जो आपका 61 गो, सबसे ज़्यादा योग में 22 गो स्वर्ण, 16 गो रजत और 23 गो कांस्य, टोटल 61 गो इसमें मिला था आपको। ठीक है ना। तो ये था आपका टोटल जो है वो कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ था, इसका भी लिस्ट हम लोग देखे हैं। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ था उसका भी लिस्ट हम लोग देखे हैं। इसके अलावा ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत वाला जो सेक्शन था वो भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। ये बहुत ही स्पीड हम भागे हैं जल्दी क्योंकि ये समझने वाला कुछ था ही नहीं, इसीलिए। ठीक है। तो अब अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका टेस्ट नंबर 4 है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो टेस्ट नंबर 4 को हम लोग टोटल 4 पार्ट में हम लोग जो है वो आपका बांट के पढ़े। ठीक है। कौन कौन है देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल पढ़े,
मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुलाम वंश पढ़े। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत बक्सर युद्ध के बारे में पढ़े। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग स्थलाकृतिक घटक, जिसमें पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिम रेखा और हिमनद और पठार को यहाँ पे हम लोग कवर किए। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़े। टिकाऊ और आर्थिक विकास के अंतर्गत हम लोग कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, कृषि वृद्धि, उत्पादकता, साथ ही साथ सरकार के कदम और हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, इसके अलावा WTO और हम लोग कृषि को पढ़े। इसके अलावा विपणन और मूल्य निर्धारण के बारे में भी पढ़े। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण, ध्वनि, कंकाल और मांसपेशीय तंत्र के बारे में पढ़े। झारखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हम लोग प्राचीन काल में झारखंड को पढ़े और विविध वाले सेक्शन में हम लोग खेलकूद वाले सेक्शन को भी कवर किए। इस तरह से देखिएगा तो जो आपका टेस्ट नंबर 4 है, इसका भी हम लोग टोटल 4 पार्ट में इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो है वो आपका टेस्ट नंबर 5 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।